वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th और 12th के सभी बच्चों का आज के इस प्रैक्टिकल के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने मेरे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखे होंगे। आप सभी ने उन दोनों पार्ट में सीखा था कि हमारी केमिस्ट्री में कौन कौन से एपरेटस होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और किस उपकरण का नाम क्या होता है और किस उपकरण का उपयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखे हों तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं जानोगे तब तक आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। आज हम उसके आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग प्रैक्टिकल में एक प्रयोग पढ़ेंगे, मतलब एक हमारे पास प्रयोग संख्या 1 कह लो आप, ठीक है। प्रयोग संख्या 1, देखो ये प्रयोग संख्या 1 है। इसमें हमारा सबसे पहले होगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? दिए गए सरल लवण में एक अम्लीय एवं एक क्षारीय मूलक की पहचान करो। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को एक छोटी सी पैकेट, छोटी सी पुड़िया जिसमें थोड़ा सा सब्सटेंस रखा होगा, वो हम लोगों को दे दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट एक क्लास में 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों को 25 छोटे छोटे पैकेट एक कागज़ में बंद करके दे दिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि बच्चों ये पता लगाओ कि उस पैकेट में, उस पुड़िया में कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा क्षारीय मूलक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ हमारी बाद की है। हम इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखेंगे ये एक अलग चीज़ है। मैं आप सभी बच्चों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमसे पूछा क्या गया है और हमारे पूछने का इंटेंशन क्या है, अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक होते क्या हैं, कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं, कौन कौन से मूलक होते हैं, हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, तमाम सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे। बच्चों, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य का प्रैक्टिकल कौन सा दिया गया है, कैसे लिखना है, इस पर थोड़े समय बाद रुक कर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्द सिखाता हूँ। सबसे पहला एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। ध्यान से समझना बच्चों, गुणात्मक विश्लेषण ये हमारा एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ये हमारा एक शब्द है गुणात्मक विश्लेषण। बच्चों, इस उद्देश्य का क्या करना है इस पर हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको बताया ये हमारा प्रयोग संख्या 1 है, यही हमारा प्रयोग संख्या 2 है, यही हमारा प्रयोग संख्या 3 है और यही हमारा प्रयोग संख्या 4 है। बस हमारे रिजल्ट अलग अलग आएंगे, हमारे निष्कर्ष अलग अलग आएंगे, परिणाम अलग अलग आएंगे। तो परिणाम क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, इसको बहुत सलीके से हम लोग सीखेंगे। देखो, हमारे लिए क्या कहा जाएगा, हम लोगों को प्रैक्टिकल में एक छोटी सी पैकेट या पुड़िया दे करके पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ, ये जो हमने इस पैकेट में सॉल्ट दिया है, लवण दिया है, इस लवण में कौन सा अम्लीय मूलक है और कौन सा क्षारीय मूलक है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो अब हम
कैसे करेंगे इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम आपसे एक शब्द सिखाते हैं कि गुणात्मक विश्लेषण या जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, देखो 3 शब्द हैं, एक होता है गुणात्मक विश्लेषण, दूसरा होता है भारात्मक विश्लेषण और तीसरा शब्द होता है आयतनात्मक विश्लेषण। आयतनात्मक विश्लेषण। बच्चों यहां पर मैं आपको बताता चलूं, ये जो वीडियो है ये बेसिकली इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं। ये चीजें मैं आपको इंटर के बच्चों के लेवल पर सिखा रहा हूं। कक्षा 11 और 12 के बच्चे जिस लेवल को समझ सकते हैं मैं उतना सिंपल करके आपको ये चीजें बता रहा हूं। यदि कोई बड़ी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आप देखो, मगर अभी इसमें आगे आप और भी सारी चीजें पढ़ोगे, और भी सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, मगर अभी मैं 11 और 12 को फोकस करते हुए आपको बेसिक सिखा रहा हूं। सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये काम आती है, बच्चों कोई सिखाता नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी चीजों से सिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणात्मक विश्लेषण की। सपोज दैट मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं, हमने एक मिट्टी का ढेर ले लिया और उस मिट्टी के ढेर में हमने पता लगाया कि इसमें एल्यूमिनियम मौजूद है। हमने मिट्टी के ढेर में पता लगाया अरे इसमें तो जिंक भी मौजूद है। हमने मिट्टी के ढेर में ये भी पता लगाया अरे इसमें तो गोल्ड भी मौजूद है। मतलब हमने उस मिट्टी के ढेर का छोटा छोटा टेस्ट किया और टेस्ट करके पता लगाया ये प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है। मतलब हमने ये जानकारी प्राप्त करी कि जो हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास नमूना है, उस नमूने में क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। यदि हम प्रेजेंट है और प्रेजेंट नहीं है, क्या उपस्थित है, क्या उपस्थित नहीं है, केवल इतनी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस प्रैक्टिकल को हम बोलते हैं कि हमने उसकी क्वालिटी चेक करी, हमने उसका गुणात्मक विश्लेषण किया। मतलब यस और नो का रिजल्ट हमें मिलेगा कि ये चीज प्रेजेंट है और ये चीज प्रेजेंट नहीं है। केवल हम इतना पता लगाएंगे तो ऐसे विश्लेषण को हम बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। अब दूसरी चीज, हमने उसी सैंपल में देखा कि गोल्ड भी है, जिंक भी है और एल्यूमिनियम भी है। हमने देखा अरे एल्यूमिनियम तो ज्यादा है, 15 ग्राम है, गोल्ड जो है वो 1 ग्राम है और जिंक जो है वो 3 ग्राम है। तो अब हमने दूसरी चीज करी, हमने क्या किया, ये भी पता लगाया कि गोल्ड, जिंक और एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। इट मींस गुणात्मक विश्लेषण, कितना प्रेजेंट है, 15 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम, कितना प्रेजेंट है। हमने उसके वेट पर बात करी, कितना वेट मौजूद है। और जब हम वेट का पता लगाते हैं तो ऐसे विश्लेषण को हम बोलते हैं भारात्मक विश्लेषण। क्लियर है? तो आपने 2 चीजें देखी, हमने आपको कोई भी सैंपल दिया और हमने पूछा बताओ ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है। यस और नो में अगर हम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हम आपसे कौन सा विश्लेषण कराने चाह रहे हैं, हम आपसे गुणात्मक विश्लेषण कराना चाहते हैं। क्योंकि हमने आपसे यही तो पूछा है कि बताओ इसमें यह चीज प्रेजेंट है या नहीं है, या आपसे कहा है कि पता करके बताओ कि कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन सी चीज नहीं है, कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यदि हमसे हायर क्लास में पूछा जाता है कि बताओ इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है, हमने जो आपको सब्सटेंस दिया है बताओ इसमें सल्फर कितना प्रेजेंट है, तो अगर हम सब्सटेंस की मात्रा का परसेंटेज निकालते हैं, कितनी मात्रा मौजूद है, कितने ग्राम मात्रा मौजूद है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं भारात्मक विश्लेषण। क्लियर है? अब आयतनात्मक विश्लेषण को समझो। आयतनात्मक विश्लेषण का मतलब समझना, जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए एक बीकर है जिसमें NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हमारा एक दूसरा बीकर है जिसमें हमारा HCl है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अब देखो अंतर क्या है इसको समझो। हमारे पास एक बीकर है जिसमें NaOH है, वो NaOH हमने कैसे बनाया है आप ध्यान से समझना। हमने एक बीकर भर के पानी ले लिया और उसमें एक छोटा सा क्रिस्टल NaOH का डाल दिया, एक छोटा सा क्रिस्टल NaOH का डाल दिया। तो अब बताओ उस बीकर में पानी ढेर सारा है, NaOH तो जरा सा है, तो बताओ वो विलयन कैसा है, तनु विलयन है। वो विलयन कैसा है, डाइल्यूट विलयन है, तनु विलयन है। अब दूसरा हमारे पास है HCl।
ये हमारा सांद्र विलयन है, इसकी जो मोलरिटी है वो ज़्यादा है। अब बेटा मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, ये आपने हमसे सीखा हुआ है, आप लोगों को ये पता होगा। मैं यहाँ पर मोलरिटी और नॉर्मलिटी में उलझना नहीं चाह रहा हूँ। हमारे पास केवल दो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमारे पास NaOH है वो तनु है, और हमारे पास HCl है वो सांद्र है। दोनों एक एक बीकर भर के हैं, एक बीकर भर के NaOH है, एक बीकर भर के हमारे पास HCl है। अब हम आपसे कहें कि बताओ NaOH को उदासीन करने के लिए कितना HCl चाहिए होगा, कितने HCl की जरूरत होगी, तो आप कहोगे यार एक बीकर NaOH है तो हमें एक बीकर HCl चाहिए पड़ेगा, एक बीकर डाल देंगे तब उदासीन होगा। नहीं, ये चीज गलत है, एक बीकर की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है 2 ml में वो उदासीन हो जाए, हो सकता है 3 ml में वो उदासीन हो जाए। मतलब कहने का ये है कि डिपेंड करता है, हम आयतन देख करके नहीं बता सकते हैं कि एक बीकर ये है तो एक बीकर ये चाहिए पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, एक बीकर ये है तो एक बीकर ये चाहिए पड़ेगा। मतलब क्या है, हमारे पास एक विलयन है जिसकी सांद्रता हमें पता है, हमारे पास एक विलयन है जिसकी सांद्रता हमें पता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि इसमें कितना पदार्थ घोला है, इसका कितना वॉल्यूम मौजूद है, हमें यह पता है। सांद्रता हमें एक विलयन की पता है, मगर एक दूसरा विलयन है जिसकी सांद्रता हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, ज्ञात सांद्रता का विलयन लेते हैं, नोन सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, ज्ञात सांद्रता का विलयन लेते हैं और उसकी सहायता से अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ज्ञात सांद्रता के विलयन से अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं आयतनात्मक विश्लेषण। ध्यान से सीखिएगा बच्चों, मैं बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, करके दिखाऊंगा, बट सबसे पहले जरूरी है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप सभी बच्चों को तीनों चीजें समझ आ गई होंगी कि गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, भारात्मक विश्लेषण क्या होता है और आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है। हमारे पास कोई भी सैंपल है और हम उसमें ये जांच करें कि ये चीज प्रेजेंट है, ये चीज प्रेजेंट नहीं है, तो गुणात्मक विश्लेषण। हम ये पता लगाएं कि ये चीज प्रेजेंट है, इतने ग्राम मौजूद है, हम उसकी मात्रा पर बात करने लगें तो उसको बोलते हैं भारात्मक विश्लेषण। और यदि हमारे पास एक विलयन है जिसकी जानकारी हमें ऑलरेडी है कि इसकी सांद्रता कितनी है और उसकी सहायता से हम किसी दूसरे विलयन की सांद्रता को ज्ञात करें, तो इस विश्लेषण को हम बोलते हैं आयतनात्मक विश्लेषण। इज दैट क्लियर? सभी बच्चे यहां पर एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इन तीनों विश्लेषण में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गुणात्मक विश्लेषण की। गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आने वाला ये पहला प्रयोग है। ये जो प्रयोग नंबर 1 है, ये किस कैटेगरी में आता है? गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आने वाला ये हमारा प्रयोग है। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं लवण। आप सभी को पता है लवण, या जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, क्या होता है। ठीक है, मैं एक उदाहरण लेता हूं। हमारे पास एक क्षार है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक क्षार है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास एक दूसरा अम्ल है जिसका नाम है HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों को यदि हम मिला दें, देखो ये अम्ल है और ये हमारे पास क्षार है, ये एसिड है और ये हमारे पास बेस है। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन होगी और हमको मिलेगा NH4Cl और साथ में मिलेगा H2O। तो ये जो NH4Cl है ये बेसिकली सॉल्ट है, ये क्या है? लवण है। तो आपसे अगर हम बोलें कि लवण क्या होते हैं, तो आपका बहुत सटीक एक लाइन का आंसर है अम्ल तथा क्षार की क्रिया से जो कुछ भी बनता है उसे हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से, एसिड और बेस की रिएक्शन से जो कुछ भी बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं या लवण कहते हैं।
ठीक है, ये हमने एक उदाहरण लिखा। ऐसा ही आप एक दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हो। देखो हमने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास एक क्षार है और एक दूसरा हमारे पास अम्ल है जिसका नाम है HBr, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे पास एक अम्ल है, ये क्षार है और ये अम्ल है। अगर इनकी हम रिएक्शन करा दें तो हमको एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम होता है MgBr2 और साथ में मिलता है 2 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। ये रिएक्शन से हमारा आउटपुट बन गया। तो आप बताओ ये जो MgBr2 है इसको हम कहें तो ये कैसे बना, MgBr2 कैसे बना? तो आप कहोगे अम्ल की क्रिया क्षार से कराई तो ये बन गया। तो ये जो MgBr2 है ये क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। ये क्या है? सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। तो आप बताओ अगर हम आपसे पूछें कि सॉल्ट या लवण क्या होता है तो आई थिंक आप सभी बच्चों को आंसर आ गया होगा कि अम्ल और क्षार की क्रिया से जो भी बनता है उसे हम लवण कहते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो हमारे पास ये लवण है। 2 मिनट के लिए आप यहां पर समझिएगा। हमारे पास एक लवण है जिसका नाम है NH4Cl। ये हमारे पास देखो लवण है। अब इस लवण के 2 हिस्से होते हैं। इस लवण के 2 हिस्से होते हैं। आप अगर इसको तोड़ोगे तो NH4 प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ये जो पहले हिस्सा होता है वो धनात्मक होता है और जो बाद का हिस्सा होता है वो ऋणात्मक होता है। तो NH4 के ऊपर आएगा प्लस, Cl के ऊपर आएगा माइनस। इसी तरह से अगर हम MgBr2 को तोड़ें, अगर हम MgBr2 को तोड़ें तो बताओ MgBr2 2 हिस्सों में टूटेगा। एक हिस्सा आएगा Mg के ऊपर 2 प्लस और दूसरा हिस्सा आएगा Br के ऊपर 1 माइनस। ये तोड़ना जोड़ना ये सब आपको सिखाया जा चुका है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। मैंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारे सूत्र बनाना सिखाया हुआ है। यदि आपने नहीं सीखा है तो उस वीडियो को देखकर सीख लीजिएगा कि सूत्र बनाते कैसे हैं। खैर मैं आपको यहां बता रहा था कि ये हमारे पास सॉल्ट है। इस सॉल्ट के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है धनात्मक और एक हिस्सा है ऋणात्मक। ये हमारे पास दूसरा सॉल्ट है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है धनात्मक, एक हिस्सा है ऋणात्मक। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो Cl माइनस वाला जो हिस्सा है वो देखो कहां से आया। आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया। मतलब ये जो Cl वाला हिस्सा है वो कहां से आया? एसिड से आया। वो Cl वाला हिस्सा कहां से आया? अम्ल से आया। और अब बताओ NH4 वाला जो हिस्सा है वो कहां से आया? तो आप कहोगे वो हिस्सा बेस से आया या वो हिस्सा क्षार से प्राप्त हुआ। तो बताओ हमारा कोई भी लवण जो होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमें अम्ल से प्राप्त होता है और दूसरा हिस्सा हमें क्षार से प्राप्त होता है। जो हिस्सा हमें अम्ल से प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय मूलक और जो हिस्सा हमें क्षार से प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय मूलक। तो अगर बताओ NH4Cl में हम आपसे कहें कि क्षारीय मूलक कौन सा है? क्षारीय मूलक कौन सा है? क्षारीय मूलक या इसी को हम लोग कहते हैं भास्मिक मूलक। इसी को हम बोलते हैं भास्मिक मूलक या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। तो आप बताओ ये जो NH4Cl है इसमें क्षारीय मूलक कौन सा है? तो आप कहोगे NH4 प्लस। NH4 प्लस ये हमारा कौन सा मूलक है? क्षारीय मूलक है। और अगर हम बोलें कि चलो बताओ अम्लीय मूलक कौन सा है, हम आपसे पूछें कि बताओ इसमें अम्लीय मूलक कौन सा है? अम्लीय मूलक को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। अम्लीय मूलक कौन सा है? तो आप कहोगे Cl माइनस। तो देखो ये हमारे पास सॉल्ट है। इस सॉल्ट का निर्माण 2 भागों से हुआ है।
एक हिस्सा जो धनात्मक है जिसकी प्राप्ति क्षार से हुई है, इसलिए उसको हम क्षारीय मूलक, भास्मिक मूलक या बेसिक रेडिकल कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो ऋणात्मक है जिसकी प्राप्ति अम्ल से हुई है, वह अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल कहलाता है। तो आप बताओ, हमारे पास एक सॉल्ट है जिसमें दो मूलक हैं, अम्लीय और क्षारीय। वही तो हमसे पूछा गया है कि दिए गए सरल लवण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करो। तो देखो, अगर हमारे पास अम्लीय मूलक पता चल गया, क्षारीय मूलक पता चल गया, तो हम बता सकते हैं कि वो जो पैकेट था, वो जो पुड़िया थी, उसमें कौन सा सॉल्ट हमको दिया गया था। मतलब इसी को बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। उस सॉल्ट की एनालिसिस करना, उस सॉल्ट का परीक्षण करना और परीक्षण करके ये पता लगाना कि इसमें अम्लीय मूलक कौन सा है, क्षारीय मूलक कौन सा है। जब हमें अम्लीय और क्षारीय मूलक पता चल जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पैकेट में, उस पुड़िया में सॉल्ट कौन सा है। सेम टू सेम चीज यहां पर है MgBr2। आप खुद से देखो, MgBr2 में ये जो Br माइनस है ये अम्लीय मूलक है, एसिडिक रेडिकल है, और ये जो Mg2 प्लस है ये हमारा बेसिक रेडिकल है, जिसको हम भास्मिक मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं। तो हमारा कोई भी सॉल्ट होगा उसमें दो तरह के रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे, एसिडिक रेडिकल होगा और बेसिक रेडिकल होगा। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर अपना दूसरा कमेंट करना है और बताना है कि बच्चों, आप लोगों को अम्लीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई। बच्चों, इतनी चीज़ आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सॉल्ट एनालिसिस। मतलब हम आपसे पूछते हैं, लैब में जाते हैं कि बच्चों बताओ क्या कर रहे हो आप, तो आप कहते हो सर पता नहीं, प्रयोग कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं बच्चों बताओ कौन सा प्रयोग कर रहे हो, तो आप कहते हो सर हम पता नहीं। मतलब आप बच्चों से आप उत्तर नहीं दे पाते हो। सेंस ये है, आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, मैं पीछे से आकर के पहुंच जाता हूं और आपसे पूछता हूं बच्चों बताओ क्या कर रहे हो, तो आप सबसे पहली चीज तो आप निरुत्तर हो जाते हो, आपको उत्तर ही नहीं मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी किया ही नहीं होता है। सेंस ये है कि आपने किया ही नहीं होता है, और किया इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको आता नहीं है, और आता इसलिए नहीं है क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहते हो। एंड द सेम चीज मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों क्या कर रहे हो, तो अगर आप ये वाला प्रयोग कर रहे हो तो आपका एक लाइन का आंसर होना चाहिए कि सर हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, हम लवण का विश्लेषण कर रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट दिया है उसमें एसिड रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। ये आपको आंसर देना है। फिर वो आपसे खुद पूछेगा कि बच्चों बताओ एसिड रेडिकल क्या होते हैं या बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, तो आप कहोगे कोई भी सॉल्ट होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जो हमें अम्ल से प्राप्त होता है वो ऋणात्मक भाग होता है, उसको बोलते हैं अम्लीय मूलक या एसिड रेडिकल, और दूसरा भाग वो होता है जो धनात्मक होता है, जो क्षार से प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं क्षारीय मूलक। अगर वो अगला क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बच्चों कौन कौन से अम्लीय मूलक आप जानते हो, आपको कौन कौन से अम्लीय मूलक पता है, बताओ बच्चों कौन कौन से क्षारीय मूलक आप जानते हो, तो अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम ये पता करने वाले हैं कि हमें कितने अम्लीय मूलक पता होने चाहिए। हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में कितने प्रकार के अम्लीय मूलक हैं जिनकी जानकारी टेस्ट हमें आने चाहिए। मैं एक एक टेस्ट आपको सिखाऊंगा, एक एक टेस्ट आपको याद हो जाएगा। आप बस बच्चों रेगुलर रहिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, अभी आज के टर्न में या आज के इस वीडियो में हम अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं इसको सिखा रहे हैं। आप सभी बच्चे याद कर लेना, ठीक है, याद करते चलना, क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं होगा तो फिर आगे की चीजें सिखाने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय मूलक, ठीक है। अम्लीय मूलक बच्चों देखो, अम्लीय मूलक को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, तीन कैटेगरी में बांटते हैं। इसको बोलते हैं समूह 1, समूह 1, इसको बोलते हैं समूह 2, और तीसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं समूह 3। हमने अम्लीय मूलकों को तीन समूहों में बांटा। समूह 1 में हमने उन अम्लीय मूलकों को रखा है जिसका रिजल्ट हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या कहें तो तनु
HCl अम्ल से प्राप्त हो जाता है। ध्यान से समझना, हमारे पास सॉल्ट है, उस सॉल्ट में हम क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4। अगर हमारे पास H2SO4 नहीं है तो हम क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट HCl या कहें तो तनु HCl, ये हम मिलाएंगे। अगर हमारा रिजल्ट आया तो हमारा रिजल्ट ग्रुप नंबर 1 का रिजल्ट होगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो अब हम सॉल्ट में क्या मिलाएंगे, सांद्र H2SO4, या कहते हैं इसमें हम क्या मिलाएंगे, सांद्र HCl, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर रिजल्ट आया तो ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम समूह नंबर 3 पर चले जाएंगे। इसको कहते हैं स्पेशल टेस्ट, हम विशेष परीक्षण लगाएंगे। खैर, विशेष परीक्षण क्या है, इससे कौन सा रिजल्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा ये बात की चीज है। बट ग्रुप नंबर 1 में जो हमने अम्लीय मूलक रखे हैं उसके नाम आपको खटाखट याद होने चाहिए। एक लिखा है CO3 इसको बोला जाता है कार्बोनेट। दूसरा होता है SO3 जिसको कहा जाता है सल्फाइट। तीसरा होता है S2 जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड। चौथा होता है CH3COO- जिसको हम बोलते हैं एसीटेट। और लास्ट होता है NO2 के ऊपर 1 जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। ध्यान से समझना, ये 5 टेस्ट या जो 5 रेडिकल हैं ये सब अम्लीय मूलक हैं। कार्बोनेट अम्लीय मूलक है, सल्फाइट अम्लीय मूलक है, सल्फाइड अम्लीय मूलक है, एसीटेट अम्लीय मूलक है, नाइट्राइट अम्लीय मूलक है। इन सभी अम्लीय मूलकों को हमने कहाँ रखा है, समूह संख्या 1 में। हमने समूह संख्या 1 में इनको रखा है। अब समूह संख्या हम 2 पर आते हैं। समूह संख्या 2 में Cl- जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड, Br- जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड, I- जिसको हम बोलते हैं आयोडाइड, NO3- जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद C2O4 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सेलेट, और F- जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइड। ये इतने मूलकों को हमने कहाँ रखा है, समूह संख्या 2 में। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट। समूह संख्या 3 में हमने 2 मूलकों को रखा है। एक है SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फेट, और दूसरा होता है PO4 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। बच्चों ध्यान से सीखना है इतना। हम आपसे पूछता है कि कोई अम्लीय मूलक जानते हो, 2-4 अम्लीय मूलक आपको पता है, तो आपको बोलोगे हाँ हमें चीज़ें पता हैं, अम्लीय मूलक हमें कई सारे पता हैं। ठीक है, एक जिनका परीक्षण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से आता है वो कौन कौन से हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट, नाइट्राइट। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र HCl से आने वाले जो टेस्ट हैं उनसे कौन से मूलक हमारे कंफर्म होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्सलेट और नाइट्रेट। और स्पेशल टेस्ट लगाकर जो हमें अम्लीय मूलक प्राप्त होते हैं उसका नाम होता है सल्फेट और उसका नाम होता है फॉस्फेट। अब इन सभी के टेस्ट करते कैसे हैं ये एक नया क्वेश्चन है, हम इन टेस्ट को करना सीखेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्षारीय मूलक कितने होते हैं, क्षारीय मूलकों को कितने वर्गों में बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, किस वर्ग में कौन सा मूलक रखा गया है और उसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसको हम अब अपने अगले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट इसका ले लेना चाहिए और सभी लोगों को इस वीडियो को तसल्ली से रिलैक्स होकर के देखना चाहिए और जो चीज़ आपको समझनी है उसको नोट करते चलें और एक बढ़िया सी कॉपी बना लें जिससे आपको सारी चीज़ें एक एक क्लियर हो जाएं। बच्चों, प्रैक्टिकल की कॉपी में प्रैक्टिकल कैसे लिखना है ये अलग चीज़ है, ये मैं तब बता पाऊंगा जब मैं आपको इसकी थ्योरी क्लियर कर दूंगा।
अगर आपको थ्योरी ही क्लियर नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल लिखोगे कैसे, करोगे कैसे। कोई पूछता है सोडियम निष्कर्ष क्या होता है, आंसर ही नहीं आता है। मूल विलयन क्या होता है, आंसर ही नहीं आता है। मूल विलयन से हम टेस्ट कैसे करते हैं, किसका टेस्ट करते हैं, आंसर ही नहीं आता है। रीज़न क्या है, आंसर क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कभी सीखा ही नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ और सिखा करके ही दम लूँगा। बस आप रेगुलरिटी से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से आने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। बाय बाय।